हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 सिविक्स कह लो या पॉलिटिकल साइंस कह लो, उसका चैप्टर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। यहाँ मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, इंग्लिश बाबा के आगे लिखा हुआ है 8059041145। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये जो चैप्टर है फेडरलिज्म, ये आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है आपके लिए, पावर शेयरिंग। यूट्यूब में सर्च बार में टाइप कर देना पावर शेयरिंग बाय इंग्लिश बाबा, आपको मिल जाएगा। ये पावर शेयरिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है। उस चैप्टर में हमने दो स्टोरीज पढ़ी थी, एक केस पढ़ा था श्रीलंका का और दूसरा केस पढ़ा था हमने बेल्जियम का। तो चलिए अब हम समझते हैं कि भैया फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट in which power is divided into different levels of government। means जो फेडरलिज्म है एक उस तरह की गवर्नमेंट है जिसमें जो पावर होगी वो गवर्नमेंट के एक ऑर्गन के पास नहीं होगी, एक लेवल के पास नहीं होगी, वो अलग अलग लेवल में बटी हुई होगी। जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया की, अपने ही देश की, तो आप देखो यहाँ पे हर स्टेट के अंदर अलग स्टेट गवर्नमेंट है और सेंटर के अंदर अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है। और अगर हम देखें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा होती है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक स्कूल में जो प्रिंसिपल है, मान के चलो वो तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी क्लासेस के ऊपर है। और जो स्टेट गवर्नमेंट को मान के चलो, जैसे क्लास 9th की कोई प्रिंसिपल है, सॉरी क्लास 9th की कोई क्लास टीचर है, क्लास 10th की कोई क्लास टीचर है, क्लास 11th की कोई क्लास टीचर है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका काम केवल और केवल अपने स्टेट को देखना है, बल्कि और जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका काम क्या है, पूरे के पूरे कंट्री को देखना। ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट है और नेशनल गवर्नमेंट, जो नेशनल का मतलब आप समझ रहे होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल कॉपरेशन से चलती हैं। अगर स्टेट को किसी बात की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हेल्प प्रोवाइड कराएगी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से किसी तरह का कोई म्यूचुअल कॉपरेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट भी पीछे नहीं हटेगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे फीचर्स क्या है फेडरलिज्म के। जो फीचर्स हैं फेडरलिज्म के वो हैं 7। तो सबसे पहला फीचर क्या है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। पहला फीचर क्या है फेडरलिज्म का, भाई जो गवर्नमेंट है उसके या तो 2 लेवल होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे। समझ में आ गया। पहला ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। इसमें क्या होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी और उसे कंट्रोल करेगी। अगर वहाँ पे कोई बात होगी, मान के चलो दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में आज की डेट में कुछ बात होती है तो वहाँ सरकार है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर मैं यूपी की बात करूँ तो वहाँ है योगी जी, अगर वहाँ कुछ होता है तो योगी जी की जिम्मेदारी। जबकि अगर सेंटर में बात करूँ नेशनल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है पूरे के पूरे नेशन को, पूरे के पूरे कंट्री को। ये वाली बात आपको ऑलरेडी पता होगी। हम बात करेंगे फेडरलिज्म के फीचर नंबर 2 की, जो कहता है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन, एरिया ऑफ कंट्रोल इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ जुरिडिक्शन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चा कहेगा सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, ठीक से समझाओ। देखो यार, ये जो पॉइंट है, जो सेकंड फीचर है, वो ये कहता है जो गवर्नमेंट का हर एक लेवल है उसका अपना अपना एरिया ऑफ कंट्रोल होता है, उसका अपना तरीका होता है जुरिडिक्शन का, उसका अपना तरीका होता है टैक्स लेने का, और उसका अपना टैक्सेशन होता है। थोड़ा सा मजाक वाली लैंग्वेज में कहूँ तो अपना खाना अपना खुजाना। कहने का मतलब ये है कि कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाएगा, सबका काम अलग अलग तरीके से होगा। बच्चा कहेगा सर एग्जाम्पल दो। जैसे एग्जाम्पल दें, अगर मैं बात करूँ देश की आर्मी की, ठीक है, सेना की बात करूँ तो देश की आर्मी को कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट तैनाती करेगी और जो भी कोई डिसीजन होगा दैट विल बी टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ पुलिस की, तो आप लोग को पता होगा दिल्ली पुलिस अलग है स्टेट वाइज, यूपी पुलिस अलग है, हरियाणा पुलिस अलग है, पंजाब पुलिस अलग है। तो जो पुलिस को जो कंट्रोल करता है वो कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर हो जाता है कि ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुडिक्शन, अपना खुद का जुडिक्शन, अपना खुद का एरिया ऑफ कंट्रोल इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ जुडिक्शन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे फेडरलिज्म के फीचर नंबर 3, जो क्या कहता है जुडिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हर लेवल का
गवर्नमेंट के हर लेवल का जो जुडिक्शन है, जो न्याय है, वो स्पेसिफाइड होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब संविधान के अंदर लिखा हुआ है कब क्या करना है और कैसे करना है। फोर्थ फीचर की बात करता हूँ, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता है हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री के जो सिटीजन हैं उन्हें कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले होते हैं, फंडामेंटल प्रोविजंस मिले होते हैं। उन सिस्टम को, उन राइट्स को, उन प्रोविजंस को कोई भी किसी भी लेवल की गवर्नमेंट, एक लेवल की गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। अब बच्चा कहेगा सर किस तरह की जो चीज़ें हैं वो चेंज नहीं कर सकता। जैसे हमें एक अधिकार मिला हुआ है राइट टू इक्वलिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आदमी चाहे काला हो, गोरा हो, गरीब हो, अमीर हो, सेलिब्रिटी हो, आम आदमी हो, भाई वो सरकार के लिए या कानून के सामने सब बराबर है। ठीक है। राइट टू फ्रीडम, हमें फ्रीडम है, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं। ठीक है। हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं है जो डेमोक्रेटिक सिटीजन है। तो ये पॉइंट जो है वो ये कह रहा है, फोर्थ पॉइंट, कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो सरकार, ठीक है ये वाली बात सच है कि जो स्टेट गवर्नमेंट बदलती रहेगी, जैसे यूपी में आज की डेट में सरकार है योगी जी की, दिल्ली में जो सरकार है वो है अरविंद केजरीवाल जी की, पर ऐसा नहीं है। वो वहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस तो ला सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के वो चेंज नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे फेडरलिज्म के फीचर नंबर 5 की। ये क्या कहता है, ड्यूरिंग एनी डिस्प्यूट कोर्ट इंटरप्रेट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक्स द फाइनल डिसीजन। वैसे तो देखो आपने अभी तक पढ़ ही लिया, हमने आपको बता दिया कि भाई इसमें कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसीलिए अलग अलग लेवल बनाए गए हैं। फिर भी अगर मान के चलो सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में पति पत्नी की तरह लड़ाई हो जाए, नोक झोंक हो जाए, तो उस केस का जो सुनवाई होगी वो कोर्ट में होगी और कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा और फाइनल डिसीजन देगा। जो भी कोर्ट फाइनल डिसीजन देगा उसे दोनों पार्टीज़ को मानना पड़ेगा। और जब बात हो रही है भाई साहब लड़ाई झगड़े की, तो आपको ये वाला जोक तो पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ लिया, चलिए आगे बढ़ता हूँ। ड्यूरिंग एनी डिस्प्यूट कोर्ट इंटरप्रेट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक्स द फाइनल डिसीजन। ठीक है। अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होगा, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, तो कोर्ट में जाएगा मामला, कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से फाइनल डिसीजन लेगी और वो दोनों पार्टीज़ को मानना पड़ेगा। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं फीचर नंबर 6 की तरफ, जो ये कहता है फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट विल गेट इट्स रेवेन्यू इज डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे एक घर को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो जाहिर सी बात है यार एक सरकार चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। इतने सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं अलग अलग विभाग में, उन सब की सैलरीज आनी है। तो सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार को पैसा कहाँ से मिलेगा, रेवेन्यू का मतलब है पैसा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को अपना जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू कैसे कमाती है सरकार, टैक्स लगाती है हर चीज़ पे। आपने देखा होगा जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर MRP लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है। तो वो MRP पर कई तरह के टैक्सेस लगते हैं, तो सरकार को टैक्स जाता है। तो सरकार ने ये भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि कौन सी सरकार कहाँ से किस तरह का रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है। 7th देखिए, और लास्ट फीचर है ये फेडरलिज्म का। ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म इज़ दैट यूनिटी कीप्स ऑन प्रिवेलिंग इन कंट्री एंड पीपल ईजिली फॉलो देयर ओन कल्चर। भाई जैसे फेडरलिज्म का जो आखिरी मोटो है, जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि पूरे देश में शांति बनी रहे, पूरे देश में यूनिटी मतलब एकता बनी रहे, और जितने भी कल्चर वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर वाले लोग हैं, वो एक साथ मिलजुल के रहें। जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है, एक मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सिख भाई आराम से मिलजुल के रह रहे हैं। ठीक है। तो ये था फेडरलिज्म का फीचर नंबर 7। अब हम बात करेंगे जो फेडरलिज्म है उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो भैया ये मैं आपको बता दूं, फेडरलिज्म होता है 2 तरह का। नंबर 1 कमिंग टुगेदर फेडरेशन और नंबर 2 है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब आप पूछोगे सर ये होता क्या है, तो यहाँ समझेंगे आप। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब है इन दिस मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर एंड मेक अ कंट्री।
इसमें क्या होता है, कमिंग टुगेदर, नाम से पता चलता है एक साथ आना। इसमें काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट अलग अलग स्टेट आपस में मिल जाते हैं और एक कंट्री बनाते हैं। इन दिस ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर। लेकिन जब ऐसा होता है तो सारे के सारे स्टेट्स के पास जो पावर होती है वो बराबर होती है, ना किसी के पास कम ना किसी के पास ज़्यादा। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर इक्वली पावरफुल। और जब इस तरह का सिनेरियो होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों के पास पावर बराबर होती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है रेदर देन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा। ठीक है, आई होप कि ये बहुत ईजिली आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये इंडिया के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, इन दिस अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो पहला हमें डिफरेंस समझ में आ गया, उसमें क्या था, काफ़ी सारे छोटे स्टेट्स जो थे वो मिल गए और उन्होंने एक कंट्री बना लिया। और इसमें क्या है, होल्डिंग टुगेदर में एक पूरा बड़ा कंट्री अपनी ही पावर को अपने ही छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है, स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन इसके अंदर पावर इज़ नॉट इक्वली शेयर्ड। उसमें क्या थी, पावर इक्वली शेयर होती है, सारे स्टेट्स के पास बराबर पावर होती है। इसमें पावर इक्वली शेयर नहीं होती, इसमें किसी स्टेट के पास ज़्यादा पावर हो भी सकती है और कम भी पावर हो सकती है। अगर मैं एग्जांपल दूं इंडिया का, तो जम्मू कश्मीर के पास ज़्यादा पावर है। इन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर्स दैन स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर होती है, पता ही है आपको। एग्जाम्पल है इंडिया, बेल्जियम, स्पेन एट्सेट्रा। सो आई होप ये जो पार्ट 1 है ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और मैं होप करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरा नंबर मैंने पहले ही दे दिया है आपको, 8059041145। वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर कर देना। इंग्लिश बाबा चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 में।